कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ये कितना अजीब और दिलचस्प होगा ना कि अगर बिना एक भी शब्द सुने हम सिर्फ किसी इंसान को देखकर ही समझ जाएं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। बिल्कुल। मतलब सिर्फ उसकी आंखों की हलचल या हाव भाव देखकर। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्या हो अगर कोई किसी दूसरे इंसान के फैसलों को इस तरह से इन्फ्लुएंस कर दे कि सामने वाले को भनक तक न लगे। और वो भी खुद को पूरी तरह से सुरक्षित रखते हुए। हाँ बिल्कुल। मतलब ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन आज के हमारे इस डीप डाइव में हम यही समझने वाले हैं। आज हम हेनरिक फेक्सिस की बहुत ही मशहूर किताब द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स के आखिरी चैप्टर पे चर्चा कर रहे हैं, जिसे उन्होंने कंप्लीट माइंड मास्टरी कहा है। सही कहा। और हमारा आज का मिशन यही है कि हम समझें कि कैसे कोई सिर्फ एक दर्शक बने रहने की बजाय उन विचारों को पढ़ने और उन्हें दिशा देने का एक पूरा सिस्टम अपनी जिंदगी में उतार सकता है। और पता है इसमें सबसे मजेदार बात क्या है? ये कोई रहस्यमयी विद्या नहीं है। अच्छा। हाँ, ये पूरी तरह से मनोविज्ञान और सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन का एक बहुत ही व्यावहारिक ढांचा है। मतलब अब तक हम बॉडी लैंग्वेज, बातचीत की टोन या इमोशनल कंट्रोल को अलग अलग टुकड़ों में देखते आए हैं, जैसे कोई किताब सिर्फ बॉडी लैंग्वेज पर होती है। लेकिन फेक्सिस का ये चैप्टर उस चरम बिंदु की बात करता है जहां ये सारे अलग अलग कौशल आपस में मिलकर एक रियल टाइम सिस्टम बन जाते हैं। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगी, क्योंकि फेक्सिस कहते हैं कि मास्टरी का मतलब हर दिन कुछ नया सीखना नहीं है। तो फिर क्या है? उनके हिसाब से मास्टरी उन सभी चीजों को एक साथ जोड़ने के बारे में है जो हम पहले से जानते हैं। मतलब हमें लगता है कि कोई गुप्त ज्ञान चाहिए, लेकिन यहाँ तो बुनियादी चीजों को ही एक साथ पिरोने की बात हो रही है। सही बात है। अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो ये बिल्कुल संगीत सीखने जैसा है। शुरुआत में एक म्यूजिशियन गिटार के अलग अलग तारों को पहचानता है, कॉर्ड्स पकड़ना सीखता है। हाँ, और फिर रिदम पर ध्यान देता है। उस वक्त हर चीज बहुत ही मैकेनिकल लगती है, लेकिन जब वही इंसान किसी बड़े कॉन्सर्ट में लाइव परफॉर्म कर रहा होता है तो वो ये नहीं सोचता कि कौन सी उंगली कहाँ रखनी है। बिल्कुल नहीं। वो सारे अलग अलग कौशल एक ही रियल टाइम सिस्टम में मिल जाते हैं और एक बेहतरीन धुन बाहर आती है। अरे वाह, ये एनालॉजी तो बहुत सटीक है। यहाँ भी उसी सिस्टम की बात हो रही है। किसी का पोस्चर समझना, आवाज का उतार चढ़ाव पकड़ना, ये सब एक सबकॉन्शियस प्रोसेस बन जाता है। तो अब चूंकि हमारा लक्ष्य इन सबको जोड़ना है, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि वो बुनियादी खंभे या पिलर्स कौन से हैं जिन पर ये सिस्टम टिका है। सोर्स के मुताबिक माइंड मास्टरी कोई एक अकेला कौशल नहीं है। ये 4 मुख्य पिलर्स पर टिका है। पहला है ऑब्जर्वेशन, मतलब लोगों को ध्यान से देखना। हाँ, केवल देखना नहीं, गहराई से देखना। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग, यानी उनके व्यवहार और उसके पीछे के कॉन्टेक्स्ट को समझना। समझ गई। तीसरा है इन्फ्लुएंस, यानी बिना दबाव डाले उनके फैसलों को दिशा देना। और चौथा पिलर है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब खुद को सुरक्षित रखना। बिल्कुल। और ये चौथा पिलर अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चारों पिलर्स को एक साथ रियल टाइम में कैसे इस्तेमाल किया जाता है? इसके लिए एक 5 स्टेप का फ्लो काम करता है जो बैकग्राउंड में लगातार चलता रहता है। सबसे पहले आप सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज और टोन को ऑब्जर्व करते हैं। ओके। फिर उस डेटा से उसके इरादे को एनालाइज करते हैं। तीसरा स्टेप है ये प्रोडिक्ट करना कि वो आगे क्या करेगा, मतलब भविष्यवाणी करना। चौथा स्टेप है बातचीत को अपने पक्ष में इन्फ्लुएंस करना। और पांचवा, खुद को प्रोटेक्ट करना। जब मैं ये 5 स्टेप्स पढ़ रही थी ना, ऑब्जर्व, एनालाइज, प्रिडिक्ट, इन्फ्लुएंस और प्रोटेक्ट, तो मुझे तुरंत शतरंज के खेल की याद आ गई। शतरंज? वो कैसे? मतलब जैसे चेस में हम पहले बोर्ड देखते हैं, वो ऑब्जर्व हो गया। फिर सामने वाले की रणनीति समझते हैं, वो एनालाइज हो गया। अच्छा, और फिर अगली चाल का अंदाजा लगाते हैं। बिल्कुल, वो प्रिडिक्ट करना हो गया। फिर अपनी चाल चलकर उसे फंसाते हैं, वो इन्फ्लुएंस है। और इन सब के बीच अपने राजा को बचाते हैं, जो कि प्रोटेक्शन है। क्या बात है, ये एनालॉजी बहुत ही शानदार है। लेकिन मेरी एक बहुत बड़ी उलझन है यहाँ पे। बताइए। शतरंज में तो सोचने के लिए काफी टाइम मिलता है, लेकिन इंसानी बातचीत तो बहुत तेज होती है ना। कोई इंसान इतने कम समय में इन 5 स्टेप्स को एक साथ कैसे प्रोसेस कर सकता है? ये उलझन बहुत स्वाभाविक है। कोई भी कॉन्शियस दिमाग एक ही पल में इतनी कैलकुलेशंस नहीं कर सकता। तो फिर ये होता कैसे है? इसका जवाब हमारे सबकॉन्शियस में है। इसे कार ड्राइव करने से जोड़कर देखिए। जब कोई पहली बार कार चलाता है तो उसका ध्यान क्लच, ब्रेक, गियर सब पर बटा होता है। हाँ, तब तो बहुत सोचना पड़ता है। लेकिन कुछ महीनों की प्रैक्टिस के बाद क्या होता है,
आप म्यूजिक सुनते हुए, बात करते हुए भी सही टाइम पर ब्रेक लगा लेते हैं। मतलब वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस बन जाता है। बिल्कुल। शुरुआत में आपको जानबूझकर लोगों की आंखें या कंधे देखने पड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे दिमाग इसका आदी हो जाता है। हाँ। और वो जो आपने प्रोटेक्शन की बात की थी ना, वो यहाँ बहुत काम आता है। दूसरों को पढ़ते समय उनकी नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर आने से रोकना, ये दिमाग को एक शीशे की तरह बना देता है। अरे वाह, मतलब शीशा जो सब दिखाए पर अंदर कुछ ना जाने दे। एकदम सही। ये ड्राइविंग वाली बात से काफी क्लैरिटी आ गई। अब अगर ये पूरा रियल टाइम फ्लो एक तेज रफ्तार गाड़ी है, तो इस बातचीत की गाड़ी को कंट्रोल कैसे करते हैं? सोर्स में इसे सबसे ताकतवर कौशल बताया गया है, कन्वर्सेशन कंट्रोल। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप ही लगातार बोलते रहें। तो फिर बिना अग्रेसिव हुए कंट्रोल कैसे मिलता है? ये सही समय पर सही सवाल पूछने के बारे में है। जैसे अगर आप चाहते हैं कि मीटिंग में चर्चा बजट की बजाय नई इन्वेस्टमेंट पर हो, तो आप सीधे बहस नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं, आप बस एक सवाल उछालेंगे। तो हमारे लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी कदम क्या होंगे? ओह, और अचानक बातचीत की दिशा ही बदल जाएगी। हाँ, और सामने वाले को लगेगा कि ये चर्चा वो खुद कर रहा है। पर यहाँ मुझे एक डाउट है। मतलब आमतौर पर हमें यही लगता है ना कि जो इंसान सबसे ज्यादा बोल रहा है, जिसके पास भारी शब्द है, उसी का दबदबा है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। वही तो। अगर हम सिर्फ सवाल पूछेंगे तो क्या हम कमजोर या पैसिव नहीं दिखेंगे? मैं समझाता हूँ। मनोविज्ञान इस धारणा को पूरी तरह पलट देता है। जो इंसान सबसे ज्यादा बोल रहा है वो हावी नहीं है, बल्कि वो अपनी एनर्जी और जानकारी खर्च कर रहा है। अच्छा। इसे एक गाड़ी के इंजन और स्टीयरिंग व्हील से समझिए। जो लगातार बोल रहा है वो बातचीत का इंजन है। वो शोर कर रहा है, ऊर्जा पैदा कर रहा है। और जो सवाल पूछ रहा है, वो स्टीयरिंग व्हील संभाल रहा है। इंजन चाहे कितना भी पावरफुल हो, गाड़ी वहीं जाएगी जहां स्टीयरिंग उसे मोड़ेगा। ओह माय गॉड, ये तो नजरिया ही बदल देने वाली बात है। जब आप दिशा तय करने वाला सवाल पूछते हैं तो सामने वाले का दिमाग अनजाने में उसका जवाब ढूंढने लगता है। इसी को सटल कंट्रोल कहते हैं। मतलब पसीना कोई और बहा रहा है पर मंजिल पर वो पहुंच रहा है जिसने चुपचाप स्टीयरिंग घुमा दिया। बिल्कुल। ये तो समझ आ गया कि बातचीत को सवालों से कैसे दिशा देते हैं। पर क्या हो अगर आपको बातचीत शुरू होने से पहले ही माहौल को कंट्रोल करना हो? यहीं पर दो बहुत ही एडवांस्ड स्किल्स काम आती हैं, प्रेजेंस और अडेप्टेबिलिटी। प्रेजेंस मतलब बिना बोले अपना प्रभाव छोड़ना? हाँ, आपने देखा होगा कुछ लोग कमरे में आते ही पूरा माहौल बदल देते हैं। लोग खुद ब खुद उन्हें ध्यान देने लगते हैं। हाँ, ऐसा होता है। और ये होता कैसे है? ये उनके कॉन्फिडेंट पोस्चर, आई कांटेक्ट और सबसे जरूरी उनकी शांत ऊर्जा का कमाल होता है। वैसे जब मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ये शांत ऊर्जा दिखाने की कोशिश करती हूँ ना, तो लोगों को लगता है मैं अपना कोई पासवर्ड भूल गई हूँ। हाँ, ये बहुत बारीक लाइन है, पर साइकोलॉजिकल लेवल पर ये शांत ऊर्जा एक एंकर की तरह काम करती है। एंकर? वो कैसे? इंसान का दिमाग ऐसा है कि जब भी आसपास शोर या तनाव होता है तो वो स्वाभाविक रूप से उस इंसान को तलाशता है जो सबसे स्थिर हो। मतलब अराजकता के बीच स्थिरता ढूंढना हमारी जरूरत है। एकदम सही। और जब कोई अपनी शांत ऊर्जा से वो स्थिरता दिखाता है तो बाकी लोगों का नर्वस सिस्टम उसके साथ सिंक होने लगता है। तो क्या शांत ऊर्जा ही वो असली जादुई तत्व है? हाँ, और इसके साथ ही जुड़ती है अडेप्टेबिलिटी। क्योंकि हर इंसान अलग होता है तो असली मास्टरी सामने वाले के हिसाब से खुद को बदलने में। इसे मैं पानी की एनालॉजी से समझ सकती हूँ। जैसे पानी बर्तन के आकार में ढल जाता है। बिल्कुल। अगर कोई बहुत डोमिनेंट है तो उसके सामने मजबूत बने, कोई इमोशनल है तो नरम व्यवहार करें, और अगर कोई लॉजिकल है तो डेटा और फैक्ट्स का इस्तेमाल करें। और अक्सर लोग इसे गलत समझ लेते हैं। लोगों को लगता है कि दूसरों के हिसाब से ढलने का मतलब है चापलूस बनना या अपनी असली पहचान खो देना। ये चिंता वाजिब है, पर अडेप्टेबिलिटी का मतलब नकली होना नहीं है। ये दरअसल सामने वाले की भाषा में बात करने का तरीका है। मतलब उन्हें सेफ फील कराना। हाँ, इंसान हमेशा उन लोगों के साथ सुरक्षित महसूस करता है जो उसके जैसे लगते हैं। तो इसका मकसद उन्हें किसी धोखे में रखना नहीं है, बल्कि उन्हें सहज महसूस कराना। ये बहुत ही बारीक मनोवैज्ञानिक रेखा है, और यही बात हमें इस चर्चा के सबसे गहरे और शायद थोड़े विवादित हिस्से तक ले जाती है। वो क्या है? मतलब अब हमारे पास हाव भाव पढ़ने, भविष्यवाणी करने और माहौल को कंट्रोल करने के इतने पावरफुल टूल्स हैं, पर किसी के हाथ में इतनी ताकत होना थोड़ा खतरनाक नहीं लगता? खतरनाक तो है अगर इसका गलत इस्तेमाल हो। वही तो मैं सोच रही थी। किसी के दिमाग को पढ़ना और उसके फैसलों को चुपचाप अपनी तरफ मोड़ना, क्या ये एक तरह की मैनिपुलेशन नहीं है? ये सवाल उठना लाजमी है। हम ये कैसे पक्का करें कि हम सच में भरोसा बना रहे हैं और केवल अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं कर रहे?
देखिए, ये पूरी चर्चा का सबसे अहम पहलू है। मैनिपुलेशन और इन्फ्लुएंस के बीच का जो फर्क है वो पूरी तरह से इरादे यानी इंटेंट पर टिका है। इंटेंट पर। हाँ, टूल्स दोनों में सेम रहते हैं। इसे एक सर्जन के चाकू से समझिए। एक तेज चाकू जब किसी क्रिमिनल के हाथ में होता है तो वो जान ले सकता है, और सर्जन के हाथ में हो तो जान बचाता है। बिल्कुल। माइंड मास्टरी का असली लक्ष्य सामने वाले का शोषण करना नहीं है। इसका लक्ष्य है एक ऐसा कनेक्शन बनाना जहां दोनों का विकास हो। मतलब विन विन सिचुएशन। हाँ। और यहाँ वो जो चौथा पिलर था ना, प्रोटेक्शन, वो एक नए रूप में सामने आता है। अच्छा, कैसे? ये सिर्फ दूसरों से खुद को बचाने के लिए नहीं है, बल्कि अपने खुद के ईगो से सामने वाले को बचाने के लिए भी है। ओह, ये तो बहुत ही गहरी बात है। जब आपके पास इतनी ताकत आ जाती है तो उसे सिर्फ अपना दबदबा दिखाने के लिए इस्तेमाल करने से बचना, यही असली मास्टरी है। शक्ति होना और उसका बेवजह प्रदर्शन ना करना। क्या बात है। शायद यही एक मैनिपुलेटर को एक सच्चे लीडर से अलग करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अगर हम इस पूरे डीप डाइव को समेटें तो इन सभी चीजों को आत्मसात करने का अंतिम परिणाम क्या निकलता है? परिणाम ये है कि अब आप सिर्फ एक दर्शक नहीं रहे, आप एक माइंड मास्टर बन गए हैं। अब आप तुरंत समझ सकते हैं कि सामने वाला इंसान असल में कैसा है और बातचीत को सही दिशा में कैसे ले जाना है। हाँ, और सबसे जरूरी बात, इस पूरी प्रोसेस में खुद को सुरक्षित कैसे रखना है। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सिस्टम रोजमर्रा की जिंदगी में कितना काम का है। हर जगह लागू होता है ये। हाँ, चाहे कोई मुश्किल मीटिंग हो या फिर आज के इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड वाले दौर में किसी इंसान के असली इरादे समझने हो। सही कहा। अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, बल्कि सवाल ये है कि आप इस खेल में आगे क्या करेंगे। बिल्कुल। और इसी मोड़ पर मैं एक बहुत ही प्रोवोकेटिव विचार छोड़ना चाहूंगी। जरा सोचिए, अगर समाज का हर एक व्यक्ति ये माइंड मास्टर बन जाए। दिलचस्प ख्याल है। अगर हम सभी एक दूसरे के छिपे हुए संकेतों को पढ़ने लगें और हर कोई बातचीत का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लेने की कोशिश करे, तो क्या हमारी बातचीत और भी सच्ची और पारदर्शी हो जाएगी? या फिर कुछ और ही होगा? वही तो। या फिर इंसान अपने असली विचारों को छिपाने के लिए एक बिल्कुल नई और जटिल भाषा बना लेगा। मनोवैज्ञानिक मुखौटों की एक नई दुनिया। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।